गेट पर आशा के दोनों बेटे अपनी बीवियों के साथ खड़े हैं, पर आशा बड़ी बहू निशा की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। चल बड़ी बहू, मैं तुझे तेरे कमरे तक ले चलती हूँ, तू बहुत थक गई होगी। इतना बोल आशा सिर्फ अपनी बड़ी बहू को उसके कमरे तक ले जाती है, जिसके बाद काजल और विनोद मिलकर देवरानी आरती का गृह प्रवेश करवाते हैं। कुछ देर बाद जब विनोद अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी बेड पर लेटी है और वो उससे गुस्से से कहता है, आशा क्या था ये सब? तुमने सिर्फ अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश करवाया और छोटी बहू का क्या? तुमने अपने मरे हुए गरीब दोस्त के साथ किए उस फिजूल के वादे के चक्कर में मेरे अमन की शादी उस गरीब आरती से करवा दी। अगर आज मेरे अमन की शादी अमीर लड़की से होती तो वो बहुत सारा दहेज लेकर आती, जैसे हमारी अमीर बहू निशा लेकर आई है। अब तुमने खुद मुसीबत पाली है तो खुद भुगतो। इतना बोलकर आशा सो जाती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन किचन में निशा फ्रिज से अपना झूठा हलवा खाने के लिए कटोरी निकालती है तो पीछे से शांति आती है और कहती है, अरे बड़ी बहू, तू ये ठंडा और जूठा हलवा क्यों खा रही है? मैं तेरे लिए अभी ताजा हलवा बनवाती हूँ। मेरी गरीब बहू अपनी जेठानी के लिए फटाफट से जरा गरम हलवा बना दे। जी माँ जी। अब जल्दी से आरती हलवा बनाती है और किचन में लगे टेबल पर ही अपनी जेठानी और सास को गरम गरम हलवा देती है और अपने लिए भी निकाल कर बैठती है तो सास कहती है, आरती, ये ताजा हलवा सिर्फ मेरी अमीर बहू खाएगी, तू उसका ये जूठा हलवा खाना जो फ्रिज में रखा था, समझी? और जो मेरी बहू के कटोरी से बच जाए वो भी खा लेना। अब खाना तू फेंकेगी थोड़े ना, और अब से तू इस घर में जब तक है जूठा ही खाएगी। ताजा खाना बस मेरी अमीर बहू के लिए बनेगा। ये बात सुन निशा मन ही मन खुश होती है, पर देवरानी के सामने अच्छा बनने के लिए सास से कहती है, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बहू, ये गरीब लोग जूठा खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती का दिल उदास हो जाता है, पर फिर भी वो खुशी खुशी अपनी जेठानी के प्लेट का झूठा हलवा खाती है। कुछ दिन बीतते हैं और आज आरती ने सबके लिए काफी अच्छा खाना बनाया था। जहां निशा सास के कहने पर सबके साथ बैठकर ताजा खाना खाती है, वहीं आरती खड़ी रहती है और सबके खाने के बाद जब आरती खाना खाने के लिए बैठती है तो आशा सभी के प्लेट का बचा हुआ खाना एक प्लेट में निकाल कर आरती को खाने को देती है। बहू, इतना सारा खाना फेंकेगा और तूने अब तक खाना नहीं खाया, इसलिए तू हम सबका छोड़ा हुआ जूठा खा ले। पर माँ जी, रसोई में इतना खाना बचा है कि मैं पेट भर के खा सकूं। बहू, जो साफ खाना है उसे हम रात को खा लेंगे, अब इतना खाना फेंकेगी क्या? वैसे तो तुम गरीब लोग अन्न को पूजते हो और अब तू खाने को फेंकने पर मजबूर कर रही है। आरती अपनी सास के सामने कुछ नहीं कह पाती और सभी के खाने के बाद सबसे लास्ट में सभी का छोड़ा हुआ झूठा खाना खाती है। इसी तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। कितना सारा खाना बनाना है, सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही है, एक बार चम्मच से चख कर देख लेती हूँ नमक मसाला सही है या नहीं। इतना बोलकर निशा एक चम्मच सब्जी निकाल कर टेस्ट करती है और वहीं दोबारा चम्मच सब्जी में मिलाने लगती है कि तभी वहां आरती आ जाती है और अपनी जेठानी का हाथ रोकते हुए कहती है, जेठानी जी, ये आप क्या करने जा रही थी? आप झूठी चम्मच सब्जी में मिला रही थी, ऐसे तो पूरा खाना झूठा हो जाता। माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। इस तरह निशा बात घुमाकर खुद को बचा लेती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाता है। 2 दिन बाद एक बार फिर जब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खाना बना रही होती हैं, तो निशा गैस पर चढ़े बर्तन में से ही अपने लिए खाना निकालने लगती है। दीदी, अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया और अगर आप पहले ही खाना निकाल कर खा लोगी और फिर इस झूठे हाथ से खाना बनाओगी तो पूरा खाना झूठा हो जाएगा और अगर माँ जी को पता चला तो वो नाराज भी होंगी। आरती, तुम माँ जी से कितना डरती हो। अच्छा चलो, तुम कह रही हो तो नहीं खाती, पर थोड़ा जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है। हाँ, बस 10 मिनट और, बस खाना बनने वाला है। एक बार फिर अकेली आरती रसोई में खड़ी होकर सभी के लिए खाना बनाती है और इस बार जब सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो, आरती बहू, तुम भी हमारे साथ कभी कभी बैठ जाया करो, सबके खाने के बाद सबसे लास्ट में खाती हो। अरे क्यों अपनी लाडली बहू को सर पर चढ़ा रहे हैं? अगर उसे नहीं पसंद हमारे साथ खाना तो छोड़ दीजिए ना। मेरी निशा बहू को देखो, हमेशा सबके साथ बैठ कर खाती है। माँ, अगर भाभी नहीं खाती हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भाभी को अपने साथ खाने का मौका दें। नहीं, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं लगी, शुरू से ही मुझे लास्ट में खाने की आदत है। आरती झूठ बोल देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और लास्ट में आशा अपनी थाल और निशा की थाली का बचा हुआ खाना आरती की थाल में डालकर उसे खाने को देती है। पूरी एक रोटी है और निशा बहू ने चावल को हाथ भी नहीं लगाया, तो देखा जाए तो आज मैं तुझे कोई जूठा खाना नहीं दे रही खाने के लिए, इसीलिए बिना मुंह बनाए बैठ जा, वरना ये भी खाने को नहीं मिलेगा।
आरती बिना किसी से शिकायत करे चुपचाप आशा की नाराजगी झेल रही होती है और आए दिन किसी न किसी बहाने आशा अपनी गरीब बहू को इसी तरह झूठा खाना खाने को देती है और अपनी अमीर बहू को ताज़ा खाना। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ जी आज घर में हम तीनों सास बहू के अलावा और कोई नहीं है। आज क्यों ना खाना बनाने से अच्छा है कि हम बाहर से कुछ मंगवा लें। हाँ माँ जी, आज मेरा भी बहुत दिल कर रहा है नान खाने का। मेरी गरीब बहू की जुबान बड़ी चटोरी होती जा रही है। चुपचाप से जो खाने को मिल रहा है वो खा, वरना जो जूठन खाने को मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। और मेरी प्यारी अमीर बहू, अगर तेरा नान खाने का मन है तो मैं अभी तेरे लिए ताजी ताजी नान पनीर की सब्जी मंगवा देती हूँ। कुछ देर बाद गरम नान और पनीर की सब्जी आती है जिसे आरती डाइनिंग टेबल पर रखती है और खाने बैठती है। ये तो ताजा खाना आया है, इसको हाथ मत लगा देना। कल वाला खाना बचा, पहले उसे खाकर खत्म कर। तेरे मायके में भी तुझे इतना पेट भर खाना कभी नहीं मिला होगा खाने को जितना यहाँ मिल जाता है। अब इंतजार कर, जब तक तेरी अमीर जेठानी ताजे नान और पनीर की सब्जी नहीं खा लेती, बच जाएगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। आशा की ये बात सुनकर आरती रोती हुई रसोई में जाती है और कुछ कल का बचा हुआ बासी खाना खाती है और बाद में आशा उसे आधा नान और पनीर की ग्रेवी देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन आरती की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो रोते हुए अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं अपने पिता को पहले ही खो चुकी हूँ। अब बस माँ और बहन बची है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाने दीजिए। हाँ बहू, क्यों नहीं। जब तक तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम अपने मायके में ही रहना। मैं अभी अमन को कह देता हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा। अच्छी बात है, कुछ दिनों तक मुझे इस गरीब का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। विनोद अपने बेटे को कहकर अपनी गरीब बहू को उसके मायके छुड़वा देता है। आरती के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अमीर जेठानी निशा के ऊपर आ जाती है। हे भगवान, मेरी इस गरीब देवरानी को भी अभी मायके जाना था। अब 3 वक्त का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। एक काम करती हूँ, आज ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना लेती हूँ, शाम तक यही चलता रहेगा। कम से कम वो गरीब थी तो मुझे आराम तो मिलता था। रसोई में बैठकर मैं फोन तो चला पाती थी। मुंह बनाकर निशा ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाकर रख देती है और दोपहर को वही खाना गर्म करके अपने परिवार वालों को खाने को देती है, जो सभी घर वाले आधा अधूरा खाकर छोड़ देते हैं। हे भगवान, आज इतना खाना बर्बाद हो गया। वो गरीब आरती रहती तो उसे ही खिला देती। बहू, इस खाने को तुम फेंक देना। मैं क्या पागल हूँ जो इस खाने को फेंकूंगी? इसी को मैं ताजे खाने में मिलाकर इनको वापस खाने को दे दूंगी। बार बार मुझे खाना नहीं बनाना होगा। इतना बोलकर निशा वो सारा खाना ले जाकर साफ खाने में मिला देती है और शाम को वही खाना सभी को फिर से खाने के लिए दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाना बनाते हुए, कितनी भूख लग रही है, भूख तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लेती हूँ। निशा से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर खाने लगती है और झूठे हाथों से खाना बनाती है। और जब उससे खाना नहीं खाया जाता तो बचा हुआ खाना फिर वो ताजा खाने में मिला देती है और खुद से कहती है, अब मैं अपना बचा हुआ खाना फेंकूंगी थोड़ी ना। यहाँ किसी को क्या ही पता चल रहा है। इस तरह निशा अपना झूठा खाना ताजे खाने में मिला देती है और ये सब गेट पर खड़ी काजल देख लेती है और अपनी भाभी का वीडियो बना लेती है, क्योंकि निशा की पीठ दरवाजे की तरफ थी जो उसे काजल नहीं दिखाई दी। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो निशा खाना लगाकर कमरे में चली जाती है और काजल सबको वीडियो दिखाती है और सब हैरान रह जाते हैं। देख लो माँ, जिस तरह तुम छोटी भाभी को हम सबका जूठा खिलाती थी, उसी तरह तुम्हारी प्यारी अमीर बहू जो दहेज लेकर आई थी वो हम सबको अपना जूठा खिला रही है। इसे कहते हैं आशा करम। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर शर्म हो तो सुधर जाओ, भगवान सब देखता है। अपनी बेटी और पति की बातें सुनकर आशा की बोलती बंद हो जाती है और अब सब खाना छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर में एक हफ्ते बाद आरती अपने मायके से ससुराल आती है और वो देखती है कि उसके पति की प्लेट में खाना बचा है। अब बिना कुछ बोले खुद वो खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी वहां आशा, विनोद और निशा आते हैं। आरती बहू, तुम्हें ये खाना खाने की जरूरत नहीं है। आज निशा बहू ने भी खाना नहीं खाया है तो ये खाना वो खाएगी। आजा निशा बहू। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? हमेशा इस घर में सबसे आखिरी में आरती खाना खाती है, वो भी सबका जूठा। हाँ बहू, पर आज तू खाएगी। आज मुझे बहुत शर्म आ रही है तुझे बहू कहते हुए। मैंने अपनी जिस गरीब बहू को हमेशा जूठन खिलाया उसने हमें ताजा खाना खिलाया, और जिसे मैंने ताजा खाना खिलाया वो हमें इतने दिनों से जूठा खिलाती आ रही थी। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, पर अब से तू कभी जूठा नहीं खाएगी। तू भी हम सब की तरह हमारे साथ खाना खाएगी और वो भी ताजा।
और बड़ी बहू तुम, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो अपने मायके में जाकर बैठना, क्योंकि वहां किसी को तुम्हारा झूठा खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और निशा की चोरी पकड़ी जाती। नैना बहू, हमारे सारे दोस्त आ गए हैं, तुम जल्दी से पकवान बनाकर बाहर ले आओ। हाँ बहू, अच्छे से पकवान बनाकर लाना और खूब प्यार से परोसना। जी माँ जी। ये कहकर सास ससुर अपने मेहमानों को बिठाते हैं। अरे क्या बात है, आपका सोने जैसा घर तो बड़ा चमक रहा है, मुझे अपना घर नहीं दिखाएंगे? अरे आइए ना, आप कैसी बात कर रहे हैं। चलिए हम आपको घर दिखाते हैं। इसके बाद मेरी अमीर बहू हम सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर आएगी। हाँ आइए ना। सास ससुर मेहमान को अपना आलीशान सोने का घर दिखाते हैं, जिसके बाद नैना अपना बनाया हुआ खाना मेहमानों को परोस देती है, जिसे खाकर मेहमान कहते हैं, थू थू थू, कैसा अजीब खाना है आपकी बहू ने बनाया। घर तो सोने का बना रखा है, लेकिन खाना गरीब घर से भी ज्यादा बेकार बना है। आपकी बहू को क्या कोई पकवान बनाना नहीं आता? अरे वही तो, वो गरीब लोग भी हमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाकर खाते हैं। क्या फायदा ऐसे घर का जब ये खाना ही हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। मेहमानों की ये बातें सुनकर वो शर्मसार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के सामने मिट्टी के घर वाली शिप्रा अपनी माँ के लिए रात के बचे हुए खाने से जुगाड़ करके अच्छी सी गुड़ की खीर बना देती है। माँ, मेरे से जो बन पाया मैंने वैसा कर दिया। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतने समय बाद आप आई हैं और मेरे पास आपको पकवान खिलाने तक के लिए भी साधन नहीं है। कोई बात नहीं शिप्रा, मैं क्या समझती नहीं हूँ कि तू किन हालातों से किन हालात पर आ गई। वैसे मुझे ये खीर बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरी बेटी ने जो बनाई है बहुत बढ़िया, शाबाश। शुक्रिया माँ, ये भी मैंने जुगाड़ करके बनाया है। जुगाड़ करके तो मैं आपके लिए और भी पकवान बना सकती हूँ। ये मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? शिप्रा पड़ोसन के घर के बाहर की सब्जी को उठा लेती है, जो कि पालक की डंडी और मूली के पत्ते थे। उसी से शिल्पा मिट्टी के चूल्हे पर भुजिया बनाकर पूरी के साथ वो अपनी माँ को खिला देती है। अरे वाह, तूने तो झटपट ये पकवान भी बना दिया। तू खामखा इतना परेशान हो रही थी कि तू मुझे कुछ नहीं खिला पाएगी, पर देख तेरे जुगाड़ तो अपरंपार हैं। हाँ माँ, ये तो है। ये जुगाड़ आपकी परवरिश ही है जो मैं आज मिट्टी के घर में भी खुश रह पा रही हूँ। साथ में आपको और अपने परिवार वालों को पकवान खिला पा रही हूँ। हाँ ये तो है। जैसा कि आपने देखा कि एक थी सोने के घर में रहने वाली बहू और दूसरी मिट्टी के घर में रहने वाली बहू। अमीरी गरीबी की वजह से उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। फिर भी कैसे शिप्रा ने अपनी माँ को खिलाने के लिए अच्छा इंतजाम किया। आइए दोनों की जिंदगी को आगे की कहानी में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। जहां एक सुबह शिप्रा का पति रमेश लकड़ी के टेबल बनाने के लिए हथौड़ी और कील की मदद से टेबल बना रहा था, वहीं उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और बेटा मिट्टी के खिलौने के साथ खेल रहा था। अरे बेटा, तू कैसे खेल रहा है? ध्यान से खेलो, मिट्टी का खिलौना है, टूट जाएगा। अरे माँ, मैं तो आराम से ही खेल रहा हूँ, नहीं टूटेगा। यूं यूं यूं, ये चली मेरी मिट्टी की कार। ये देखकर सामने वाले सोने के घर की छोटी बहू हंसकर कहती है, ये क्या, तुम्हारा बेटा मिट्टी के खिलौने से खेल रहा है? अगर अरुण मेरे घर में होता ना तो मैं उसे सोने की कार लाकर देती। और देखो, आपका पति भी कैसे लकड़ी की कसकर टेबल बना रहे हैं। अरे मेरे घर में तो सोने की टेबल है, बल्कि सारे फर्नीचर ही सोने के हैं। है सच्ची? फिर मैं भी आपके घर में आकर सोने की कार से खेलूंगा। सोचना भी मत अरुण। देखो नैना, ना तो मेरे बच्चे को बहकाओ और ना ही मेरे परिवार के लिए तुम कुछ बोलो। हम जैसे हैं उसी में खुश हैं। अगर तुम्हारे पास सोने का घर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे मिट्टी के घर में भी मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक बोला शिप्रा। ये सुन गुस्से में पैर पटककर नैना अपने सोने के घर में चली जाती है और वो चूल्हे पर बना मिट्टी का खाना खाते हैं। वाह माँ, बहुत अच्छा बना है, लेकिन मुझे अच्छा अच्छा पकवान खाना है। मेरे दोस्त अच्छा खाना खाते हैं, पिज्जा बर्गर। अच्छा, वो सब्जी वाली रोटी? वो तो रोटी पर सब्जी लगाकर खाते हैं, बस खाने का तरीका अलग होता है। ये ले, मैंने रोटी पर सब्जी डाल दिया है, खाकर देख, अच्छा लगेगा। हाँ माँ, ये तो है। शिप्रा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम कहाँ से कहाँ आ गई हो और मैं अपने परिवार का ख्याल भी नहीं रख पा रहा। अरे आप ऐसा मत सोचो।
मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। 2 वक्त की रोटी खाकर मिट्टी के घर में रहकर शिप्रा और रमेश गुजर बसर कर रहे थे। वहीं कुछ न होते हुए भी वो कभी आलू मटर गोभी, गोभी आलू के साथ सस्ती सब्जियों को लाकर या बाजार से पड़ी सब्जी छांटकर घर लाकर पकवान बना दिया करती थी। उसे आंगन में खाना बनाते देख एक दिन फिर नैना उसका मजाक उड़ाती है। गरीब लोग कैसे कैसे पकवान बनाकर खा रहे हैं। आपसे अच्छा पकवान बनाकर तो मैं खा लेती हूँ। मेरे सोने के ससुराल में हर फैसिलिटीज है जो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हो, और उस पर पकवान बनाना भी मेरे लिए बहुत आसान है। वो मैं जानती हूँ कि तुम कितना अच्छा पकवान बनाती हो, तभी तुम्हारे बनाए हुए पकवान के तो मैंने बहुत तारीफ सुने हैं कि तुम कितना जला हुआ पकवान बनाती हो। लगता है आपके कान ना यही लगे रहते हैं, जब ही तो बोली। वैसे भी गरीब लोगों की यही हरकतें होती हैं, जहाँ पैसा देखा नहीं वही नजरें घूमी रहती हैं। अरे नैना बहू, जरा बढ़िया सा पकवान बना दे। बुलावा आ गया, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बनाने वाली, ऑर्डर करूंगी। तभी नैना ऑनलाइन राज कचौरी समोसे मंगाकर अपने सास ससुर को देती है। अरे बहू रोज रोज बाहर से पकवान खरीद लेती है, अरे कब खुद बनाना सीखेगी? कुछ नहीं तो शिप्रा से ही बनाना सीख ले। कुछ नहीं होता फिर भी पकवान बनाती है और घर का खिलाती है। ठंड का मौसम है, ऐसे में गर्मा गर्म पकवान खाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तेरे से तो कुछ उम्मीद करना भी बेकार ही है हमारे लिए। आप फिर मुझे उनके नाम का लेक्चर सुना रही हैं? ये मत भूलिए, अमीर घर से हूँ और उस गरीब से मेरी तुलना मत कीजिए। उनके पास बच्चा है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना वो लोग। फिर भी बहू तो पकवान बनाना कब सीखेगी? हाँ, उस दिन मेहमानों के आगे भी हमारी बेइज्जती करवा दी। हमें लगा तो मेहमानों के सामने तो अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन नहीं, सुनाकर चले गए वो लोग हमें। हाँ माँ, मैं तो हमेशा बाहर से पकवान मंगवाऊंगी, नहीं बनाना मुझे अच्छा पकवान। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नए साल से एक दिन पहले अरुण का बर्थडे होता है, जहां वो अपने बेटे के साथ पकवान बनाने का जुगाड़ कर रही होती है। ठंड में ठिठुर कर आसपास के खेत में से कुछ सब्जियां ढूंढकर घर लेकर आती है और जुगाड़ करके एक घास को मिलाकर पूरी पकवान बनाती है, जिससे कि बेटा बहुत खुश हो जाता है। माँ, आपने मेरे लिए इतना अच्छा टेस्टी टेस्टी पकवान बनाया है, लेकिन केक नहीं दिया। ये देख, तेरे पापा ने केक बनाया है, तू इसे काट। हैप्पी बर्थडे टू यू अरुण, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। फिर अरुण सूजी के हलवे का केक काटता है। गरीब मिट्टी में रहने वाली शिप्रा मिट्टी के बर्तन में अपने बेटे को पकवान परोस कर देती है, जिसे बाप बेटे मजे से खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाना सुनकर सोने की रसोई में नैना खाना बना रही थी। माइक्रोवेव के तार से ऐसा स्पार्क होता है कि रसोई में आग लग जाती है और नैना चिल्लाने लग जाती है। वो आवाज सुनते ही शिप्रा उसकी रसोई में पहुंचकर उसे और अपने ससुर और सास को बाहर निकाल कर लेकर आती है और घर में रखे फायर एक्सटेंशन से आग बुझाती है। माँ जी, पापा जी, नैना, आप सब ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी ऐसी आवाज सुनकर। बहू, तूने आकर बचा लिया, वरना हमारे सोने के घर के साथ हम भी इसी में जलकर भस्म हो जाते। और नैना, तेरा ध्यान कहाँ था? मैंने बोला था ना रसोई में गाने चलाकर काम मत किया कर। देखा आज क्या हुआ। और तूने जिसे घर से बाहर निकाला था उसी की वजह से आज तू बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो तुझे एहसास होगा या नहीं? माँ जी, मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं अपने अहंकार के साथ सोने के घर में भी जल जाती। मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, इसके बावजूद भी आपने मेरी जान बचाई। आप लोग मुझे अपना माने या ना माने, मेरे लिए हमेशा आप मेरे अपने ही रहेंगे। जेठानी जी, आप अपने ही हो, इसलिए आप अपने घर में वापस आ जाइए। मेरी वजह से आपको मिट्टी का घर बनाकर रहना पड़ा, उसके लिए माफ कर दीजिए। कल से हम नए साल पर एक साथ रहेंगे और इस नए साल पर हम पकवान भी बनाकर खाएंगे, लेकिन मैं अकेले नहीं बनाऊंगी, तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी नैना। ठीक है भाभी, मैं बस आपकी मदद करूंगी, वरना अच्छे खासे पकवान आपके मुझसे जल जाएंगे। और मैं नहीं चाहती इस नए साल पर माँ जी मुझे कुछ भी बोले। इस तरह सब लोग एक साथ मिलजुल कर सोने के घर में वापस रहने लगते हैं। दरअसल गरीब होने की वजह से नैना ने अपनी गरीब जेठानी को घर से निकलवा दिया था, लेकिन आज अपनी गलती के पछतावे के कारण वो सब एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।